नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास मुंड। मैं पाली एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में पोस्टेड हूँ। मैं आज आपको पढ़ाऊँगा टीएसएस टोटल सोल्यूबल सॉलिड। टोटल सोल्यूबल सॉलिड टीएसएस एक प्रिजर्वेशन के अंदर जैम, जेली आदि के जैम, जेली, केचप, सॉस, नेक्टर आदि में घुलनशील सॉलिड पदार्थ होता है जिसे टीएसएस कहते हैं। टीएसएस में देखते हैं किस में टीएसएस कितना का होता है। पहले आता है रवेदार मुरबा। रवेदार मुरबा में टीएसएस होता है 80। फिर आता है सूखा मुरबा या कैंडी। या कैंडी, कैंडी में होता है 75%। 75। फिर आता है मुरबा। मुरबा में होता है 70। मुरबा में होता है 70। फिर आता है जैम। जैम में आता है 68। जेली, जेली में होता है 65। फिर आता है क्रश। क्रश में होता है 55। क्रश के बाद आता है फल पानक या स्क्वैश। फल पानक या स्क्वैश। स्क्वैश में होता है 40। इसके बाद आता है, इस स्क्वैश के बाद आता है कॉर्डियल या बार्ले वाटर। कॉर्डियल और बार्ले वाटर। कॉर्डियल और एक और आता है इसमें बार्ले वाटर। बार्ले वाटर जिसको हिंदी में जौ का पानी। बार्ले वाटर में होता है 30। इसके बाद में आता है टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट में आता है 25 से 33। केचप। केचप में आता है 25 से 30। ये यहाँ तक बात होगी कॉर्डियल या बार्ले वाटर में 30, टोमेटो पेस्ट में 25 से 33, केचप में 25 से 30। फिर आता है अंगूर। अंगूर में होता है 20 से 24। अंगूर में कितना होता है? 20 से 24। आम में होता है 20। आम में होता है 20। ये टीएसएस पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं सीधे ही, तो मैं आपको बता रहा हूं ये टीएसएस के बारे में। फिर आम के बाद में आता है गन्ना। गन्ना, गन्ने में टीएसएस होता है 16 से 18। और गन्ने के टीएसएस में जब 16 से 18 हो जाता है तो उसको एक परिपक्व गन्ना समझा जाता है और उसके बाद में उसको काट लिया जाता है। बेर, उसके बाद में आता है बेर। बेर में होता है 13 से 20। और उसके बाद में आता है अनार। अनार में होता है 14 से 16। 14 से 16। कॉर्डियल या बार्ले वाटर में 30, टोमेटो पेस्ट में 25 से 33, केचप में 25 से 30, अंगूर में 20 से 24, आम में 20, गन्ना में 16 से 18 और बेर में 13 से 20, अनार में 14 से 16। अब आता है खरबूजा।
और एक आता है तरबूज। खरबूजा और तरबूज। तरबूज में तो होता है 8 से 13 और खरबूजा में होता है 11 से 17। ये दोनों एक दूसरे के आसपास ही होते हैं। तरबूज और खरबूजा आपने खाया ही होगा। ये तरबूज थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है, खरबूजा ज़्यादा मीठा होता है, सॉरी तरबूज कम मीठा होता है। तरबूज में पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो तरबूज का TSS होता है 8 से 13 और खरबूजा का होता है 11 से 17। इसके बाद में आता है अपना सॉस। एक आता है इसके साथ नेक्टर। सॉस एवं नेक्टर में होता है 15। एक आता है RTS, रेडी टू सर्व, जिसमें होता है 10। एक आता है टोमेटो सूप, टोमेटो सूप जिसमें होता है 7। एक आता है गाजर, गाजर नहीं, सॉरी गाजर नहीं, एक आता है ज्वार। ज्वार जिसके मीठी ज्वार होती है, मीठी ज्वार के जूस में, यानी मीठी ज्वार के जूस में, मीठी ज्वार के जूस में होता है 16 से 23। ये मैंने आपको TSS बताए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक आता है नींबू। नींबू में TSS होता है 6 से 8। एक आता है संतरा, माल्टा, पपीता, इन तीनों में होता है 10 से 12। ये TSS हुए कंप्लीट। लगभग ये TSS बताए मैंने सभी को। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में सुपरवाइजर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 2015 में पूछा गया था कैंडी में, कैंडी में पूछा गया था जिसमें था 75। ये 2015 सुपरवाइजर में पूछा गया है क्वेश्चन है। अब मैं आपसे बात करता हूं फलों की बीज रहित किस्म। फलों की बीज रहित किस्म। फलों की बीज रहित किस्म। फलों में कुछ ऐसी किस्में पाई जाती है जिसमें बीज नहीं पाया जाता, बिल्कुल भी बीज होता ही नहीं है। वो बीज ये सीडलेस किस्म होती है। जैसे आम की सिंधु किस्म, आम की सिंधु किस्म है, वो सीडलेस की वैरायटी है, यानी बीज रहित किस्म है आम की सिंधु। इसके बाद आता है अमरूद। अमरूद में अर्का मर्दुला किस्म है, वो सीडलेस होती है, सॉरी अर्का मर्दुला। और एक किस्म और होती है बीट कोकोनट। बीट कोकोनट किस्म भी अमरूद की होती है, वो सीडलेस किस्म होती है। इसके बाद आता है माल्टा। माल्टा की समोत्ती किस्म बीज रहित किस्म होती है। माल्टा की समोत्ती। नींबू, नींबू की चक्करदारा किस्म, चक्करदारा किस्म है, वो सीडलेस होती है।
इसके अलावा ये नींबू की किस्म होती है चक्रधरा, माल्टा की सामोती, अमरूद की अर्का मर्दुला, बीट कोकोनट, आम की सिंधु और तरबूज की पुसा बेदाना। तरबूज की किस्म होती है पुसा बेदाना। अब रह गया अंगूर। अंगूर की बहुत सारी वैरायटी सीडलेस होती है, पर कुछ कुछ मैं आपको बता देता हूं। अंगूर सर्द सीडलेस, सर्द सीडलेस। इसी तरह एक सर्द सीडलेस, पूसा सीडलेस, ये अंगूर की बहुत सारी किस्म होती है जो सीडलेस होती है। अंगूर की जिन किस्मों के पीछे सीडलेस लग जाए वो बीज रहित ही किस्म होगी। ये मेन आपको कुछ बीज रहित किस्म बताई है जो पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है, और आम की तो बहुत बार पूछी जाती है। खास करके ध्यान रखना, आम की किस्म को बहुत बार पूछा जाता है। पूसा बेदाना तरबूज की किस्म जो मैंने बताई है वो डॉक्टर खेरा द्वारा तैयार की गई है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं नर्सरी के आकार। नर्सरी का आकार, नर्सरी के आकार का मतलब है भी 1 हेक्टेयर में अपने को पौधे लगाने के लिए कितने क्षेत्र में पौध तैयार करें तो अपने 1 हेक्टेयर में पौधे लगा सके, पूरी कर सके। यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट खेत में न लगा के नर्सरी में लगाया जाता है। और नर्सरी में लगाने का मतलब ये होता है भी उस छोटे से एरिया में हम बहुत ज़्यादा डेंसिटी में पौधे लगा के और फिर खेत में ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है। इसलिए अपने पहले नर्सरी में लगाते हैं तो उस नर्सरी का कितना क्षेत्रफल हो कि अपने 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पूरे आ सके। इसके लिए मैं पहले बताता हूं टमाटर में 250 वर्ग मीटर, ध्यान रखना मैं वर्ग मीटर लिख रहा हूं, कोई सेंटीमीटर ना कर दे। टमाटर में 250, बैंगन, मिर्च, गोभी और गेंदा, इन तीनों में अब टमाटर, बैंगन, मिर्च, गोभी, गेंदा, इन सभी में अपने को 250 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होगी। यानी 250 वर्ग मीटर में अपने अगर पौध लगाएंगे तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए उपयुक्त होगी। पूरे 1 हेक्टेयर क्षेत्र में अपने सोइंग कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्याज में अपने को 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। और 500 मीटर क्षेत्रफल के साथ एक और बता देता हूं, अगर बाजरे को हम डायरेक्ट सोइंग न करके, बाजरे की डायरेक्ट सोइंग न करके हम लोग उसको नर्सरी से पौधे तैयार करके फिर खेत में ट्रांसप्लांट करें तो बाजरे के लिए भी अपने को 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। बाजरे में 500। ठीक है। इसके अलावा आलू को जब हम ट्रू पोटैटो सीड लेके, आलू का ट्रू पोटैटो सीड लेके जब हम नर्सरी तैयार करते हैं उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके लिए अपने को 75 सेंटीमीटर 75 मीटर की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आलू हो गया, बाजरा, प्याज, गेंदा, गोभी, मिर्च, बैंगन, टमाटर। अब रह गया अपने एक धान की बहुत बार पूछी जाती है और धान की भी 3-4 नर्सरियां तैयार की जाती है अलग अलग प्रकार से, और धान की बहुत बार पूछी जाती है। तो धान में जैसे सीधा एक नॉर्मल विधि है
नर्सरी तैयार करते हैं उसमें लगा देते हैं, तो उसके लिए अपने को 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। ठीक है, 1000 का होता है 1/10, यानी 1 हेक्टेयर का 10वां भाग, 1 हेक्टेयर का 10वां भाग। और ये 500 हो गया 1 हेक्टेयर का 20वां भाग। और ये 250 हो गया 1 हेक्टेयर का 40वां भाग। कोई नर्सरी का आकार नहीं, ये सीधा भी पूछा जाता है भी 1 हेक्टेयर के कितनेवें भाग में अपने पौध लगाएं तो 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होगी, यानी 250 वर्ग मीटर का मतलब हुआ 1 हेक्टेयर के 40वें भाग। और 500 वर्ग मीटर का हो गया 1 हेक्टेयर का 20वां भाग। और 1000 का हो गया 1 हेक्टेयर का 10वां भाग। ठीक है, तो दान में अगर डेपोक विधि से लगाएं, अपने डेपोक विधि से लगाएं तो उसके लिए अपने को चाहिए 25 से 30 मीटर स्क्वायर स्थान की आवश्यकता होगी। डेपोक विधि के बाद में अगर SRI विधि से अगर धान की पौध तैयार करते हैं तो उसमें 92 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होगी। ये है नर्सरी के मोटे मोटे आपको आइडिया बता दिया है, पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने सौंप के लिए अपने को 100 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होगी। और एक और है इसमें गृह वाटिका के लिए अपने को 250 से 300 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये हो गया नर्सरी के आकार। टमाटर में 250 वर्ग मीटर, टमाटर, बैंगन, मिर्च, गोभी में 250, गेंदा में भी 250, और प्याज और बाजरा में 500 वर्ग मीटर, आलू में 75 वर्ग मीटर। और आलू को ध्यान रखना, ट्रू पोटैटो सीड के अंतर्गत हम 75 वर्ग मीटर स्थान लेंगे। धान में 1000 वर्ग मीटर। डेपोक विधि से जब धान की नर्सरी तैयार करते हैं तो 25 से 30, SRI विधि से करते हैं जब 92 वर्ग मीटर, सौंप में 100 वर्ग मीटर, और गृह वाटिका के लिए 250 से 300 मीटर स्थान की आवश्यकता होगी। अब एक बताता हूं मैं, बहार मुख्यतः अनार और अमरूद में आती है। बहार का मतलब होता है कि पुष्पन आना, बहार का मतलब होता है पुष्पन आना। अपने देखते हैं कि अनार और अमरूद में साल में 3 बार पुष्पन आते हैं, अनार और अमरूद में साल में 3 बार पुष्पन आते हैं। और इन पुष्पन को आना ही बहार कहते हैं। बहार साल में 3 बार आती है, तो एक को बोलते हैं अपने अम्बे बहार। बहार का नाम हो जाएगा यहाँ पे अम्बे बहार, मरग बहार और हस्त बहार। अम्बे बहार, मरग बहार और हस्त बहार। अम्बे बहार आती है फरवरी मार्च में। अम्बे बहार में यानी पुष्पन, अम्बे बहार में पुष्पन आता है फरवरी मार्च। पहले आ गया फरवरी मार्च में पुष्पन, तो दोबारा आएगा अब जून जुलाई में। यानी मरग बहार में पुष्पन जून जुलाई में आएगा। जून जुलाई में आने के बाद हस्त बहार में पुष्पन आएगा अक्टूबर नवंबर में। यानी अम्बे बहार में पुष्पन आएगा फरवरी मार्च, मरग बहार में जून जुलाई और हस्त बहार में अक्टूबर नवंबर। अब जब इसमें पुष्पन आया है तो इसमें पुष्पन आ गया फरवरी मार्च में, तो वो फल यानी फलन फरवरी मार्च में पुष्पन आ गया, तो यार दोबारा जून जुलाई में फिर पुष्पन आ रहे हैं। तो मतलब फरवरी मार्च के पुष्पन और इसके पुष्पन आने से पहले फल भी तो बनने चाहिए। तो इसमें फलन का टाइम होगा, ये देखो
जुलाई और अगस्त में, यानी अंबे बहार में फलन हो जाएगी जुलाई और अगस्त में। ठीक है। अब मरक बहार है, जून जुलाई में पुष्पन आ गए, आगे फिर अक्टूबर नवंबर में पुष्पन आ रहे हैं, तो इसमें फलन होगा नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में फलन होगी। अब इसके अंदर अक्टूबर नवंबर में पुष्पन आ रखे हैं, फिर फरवरी मार्च में पुष्पन आएंगे, तो नवंबर दिसंबर से फलन, फिर मार्च अप्रैल में इसमें फलन हो जाएगा। मार्च अप्रैल में इसमें फलन हो जाएगा। अब मार्च अप्रैल में फलन हो गया, अपने तीनों फलन लेंगे तो उत्पादन कम होगा, गुणवत्ता भी कम होगी। इसके लिए अपने क्या करते हैं, एक या दो, ज़्यादातर किसान एक ही फलन लेते हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी और फलन में उत्पादन भी अच्छा होगा। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपने को बहार उपचार करना पड़ेगा। बहार उपचार करने का मतलब है अभी जो फूल आए या तो वो उनको रोकना है, अगर रोक नहीं पाते हैं तो उनको फूलों को नीचे गिराना है, यानी उनसे फलन नहीं लेना। फलन नहीं लेना, बहार उपचार, बहार उपचार। मैं बहार उपचार का आपको टाइम बता रहा हूं। बहार उपचार अपने कब करेंगे, जब पुष्पन आ रहा है उससे पहले ही करेंगे। ज्यादा पुष्पन आने से पहले करेंगे तो अपने को बाद में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बहार उपचार करने के लिए। पुष्पन आने से पहले करेंगे तो वो करेंगे अपने दिसंबर जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में, मतलब फरवरी और मार्च में जब पुष्पन होगा ना, उससे 2 महीने पहले उपचार करेंगे अपने। 2 महीने पहले उपचार करेंगे तो वो दिसंबर जनवरी में अपने को उपचार करनी पड़ेगी। उपचार के लिए अपने यूरिया के 10% का भी घोल का छिड़काव करते हैं। पौधों के आसपास अपने गड्ढे खोदते हैं, यानी जड़ निकाल के भी छोड़ सकते हैं। वो बहुत सारी विधियां जिसकी आगे बात करेंगे। बहार उपचार का मतलब टाइम हो गया दिसंबर और जनवरी में, और जब जून जुलाई में अपने फूलन आ रहे हैं तो उसका बहार उपचार करेंगे अपने अप्रैल के तीसरे वीक में, अप्रैल के तीसरे वीक में। यानी जब जून जुलाई में फलन हो रहा है तो अप्रैल के तीसरे महीने में अपने उसका बहार उपचार करेंगे। और हस्तबार, हस्तबार में अक्टूबर नवंबर में जब फलन होता है तो उसका उपचार करते हैं अगस्त सितंबर में, अगस्त और सितंबर, अगस्त और सितंबर में उसका बहार उपचार करते हैं। यानी मरक बहार में जून जुलाई में तो फलन होता है, नवंबर दिसंबर में, जून जुलाई में पुष्पन होता है, नवंबर दिसंबर में फलन होता है, और अप्रैल के 3rd वीक में बहार उपचार करते हैं। बहार उपचार हमेशा ही फूल आने से 2 महीने पहले किया जाता है। ठीक है। अब उत्पादन, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है अंबे बहार का, सबसे ज्यादा होता है इसका। ठीक है। और गुणवत्ता सामान्य होती है इसकी, गुणवत्ता सामान्य है, क्योंकि इसका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। और उत्पादन है इसका सबसे ज्यादा दक्षिणी भारत में, अंबे बहार को अपने सबसे ज्यादा दक्षिणी भारत में लिया जाता है। अंबे बहार को सबसे ज्यादा दक्षिणी भारत में लिया जाता है, जिसकी गुणवत्ता सामान्य होती है। मरक बहार को अपने सबसे ज्यादा राजस्थान में यूज लेंगे, शुष्क क्षेत्र में, राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में मरक बहार में राजस्थान में क्यों यूज लेंगे, क्योंकि पानी की तो वैसे ही कमी होती है और जून जुलाई में वैसे वर्षा होती है, तो उस टाइम अपने फलन लेंगे तो उत्पादन अच्छा होगा। इसलिए राजस्थान में हमेशा मरक बहार ली जाती है। ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। और इसकी गुणवत्ता सबसे कम होती है, गुणवत्ता सबसे कम। और इसके बाद आती है हस्तबहार। हस्तबहार है वो सबसे ज्यादा जोधपुर के किसानों से ली जाती है।
जोधपुर के किसान हैं वो सबसे ज़्यादा हस्तबार का उत्पादन लेते हैं और गुणवत्ता हस्तबार की सबसे अधिक होती है। गुणवत्ता हस्तबार की सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक गुणवत्ता होती है हस्तबार की। और ये क्वेश्चन मरग बार, राजस्थान में कौन सी बार ली जाती है? मरग बार। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए अपना लेक्चर को अपने यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।